नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 9, ठीक है। और यह जो सीरीज मिल रही है यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय। बुक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, क्लास 11 का। और उसका जो चैप्टर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेखन कला और शहरी जीवन। दरअसल ये जो चैप्टर है यह लेखन कला और शहरी जीवन के नाम से ही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, और एनसीईआरटी हिस्ट्री ही नहीं, ये 1499 का कंप्लीट कोर्स है और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 ईयर का है। ऐसी बात नहीं है बीपीएससी पीजीटी के लिए ही केवल एक ही बार में है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। यह कंप्लीट कोर्स है और यह 1 ईयर का है, 1 ईयर का यह कंप्लीट कोर्स है। लेकिन हम बीपीएससी पीजीटी का परीक्षा होने तक आप लोगों को सारे के सारे मटेरियल एनसीईआरटी हिस्ट्री के आप लोग को दे देंगे। कुल मिलाकर क्लास 11 और 12 का सारा मटेरियल मैं आप लोग का मैं परीक्षा होने तक दे दूंगा। इसमें मैं आप लोग को 2500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा 2500, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको 1 लाइनर पीडीएफ भी दूंगा, वो भी चैप्टर वाइज दूंगा, चैप्टर वाइज 1 लाइनर पीडीएफ भी अलग से दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को पीपीटी नोट्स भी दूंगा, पावर पॉइंट नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा और यह सब परीक्षा होने तक मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। उसके अलावा यह क्लास चलती रहेगी और यह 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। यूजीसी नीट की तैयारी भी इसी में होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होगा। ये जो 1499 रुपया लिया जा रहा है ऐसी बात नहीं है, बीपीएससी पीजीटी के लिए एक ही बार में केवल एक बार में लिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। यह 1 ईयर का है, ठीक है। तो यह गुमराह मत होइए कि फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये 1 ईयर का है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन परीक्षा होने तक हम आपको पूरा सिलेबस वाइज सारा मटेरियल दे देंगे, ठीक है। आइए मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेखन कला और शहरी जीवन, यह एकदम इस चैप्टर का आखिरी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टेस्ट सीरीज संख्या 9 इस चैप्टर का आखिरी टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं और बहुत ही बढ़िया सीरीज मिल रही है। तो जो भी लोग सीरियस है, गंभीर है, वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपया का कोर्स है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ठीक है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं फ्री टेस्ट देने वाला हूँ। टेलीग्राम पर मैं फ्री टेस्ट देने वाला हूँ और उसमें आप लोग टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं आपको फ्री टेस्ट दे रहा हूँ। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन यह टेस्ट सीरीज नहीं है, वो अलग टेस्ट सीरीज है। प्रश्न देखिए, बहरीन और मेसोपोटामिया में प्री ऑर्गेनिक स्तर पर पाए गए हैं। तो बहरीन और मेसोपोटामिया में क्या पाया गया है? मिस्र की मोहर, चीन की मोहर या फारसी मोहर? तो वह मिस्र की मोहर या चीनी मोहर या फारसी मोहर। तो बहरीन और मेसोपोटामिया में फारस की मोहर प्राप्त हुई है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ओहो, गलती हो गया। देखिए, बहरीन और मेसोपोटामिया में प्री ऑर्गेनिक स्तर पर क्या पाया गया है? तो फारस की मोहर नहीं, मिस्र की नहीं, भारतीय मोहर प्राप्त हुई है ना, क्योंकि भारत से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था ना बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। देखिए, ये मोहर विशेष रूप से हड़प्पा-कालीन मोहर है, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध का प्रमाण है, ठीक है। हड़प्पा-कालीन मोहर मेसोपोटामिया के, देखिए हड़प्पा-कालीन जो मोहर मिली है, देखिए ये कहाँ मिली है? मेसोपोटामिया में किस जगह मिली है? सूसा और ऊर नामक शहरों में मेसोपोटामिया की सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर मिली है, सूसा और ऊर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक शहर है निप्पुर, जो मेसोपोटामिया का शहर है निप्पुर। निप्पुर में हड़प्पा लिपि वाली एक मोहर देखिए सूसा में भी मिली है, उर में भी मिली है और निप्पुर में भी मिली है, ठीक है, मोहर। और एक गेंडा मिला है, एक गेंडा की मूर्ति मिली है, कहाँ से? निप्पुर से, ठीक है। हड़प्पा की मोहर है कुछ प्राचीन फारस की खाड़ी और मध्य एशिया के स्थलों में भी पाई गई हैं। हड़प्पा स्थलों से पुरातत्वविदों द्वारा हजारों मोहरों की खोज की गई है। तो हड़प्पा स्थल से भी पुरातत्वविदों द्वारा हजारों मोहरों की खोज की गई है, जिसमें फारस की मोहर और मेसोपोटामिया की मोहर है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर
मेसोपोटामिया में मिली है। मेसोपोटामिया की मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, जिसमें फारस की मोहर मिली है लोथल से। ठीक है। अधिकांश मोहरें जो है स्टेटाइट की बनी है। स्टेटाइट का मतलब सेलखड़ी ही है, सेलखड़ी, कंफ्यूज मत होइएगा, सेलखड़ी या स्टेटाइट, इंग्लिश में स्टेटाइट कहा जाएगा। ठीक है। जो एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है, स्टेटाइट जो होता है, सेलखड़ी जो होता है, मुलायम पत्थर होता है, इसीलिए तो उसका मुहर बनता है, मुद्राएं बनती है। ठीक है। इनमें से कुछ टेराकोटा, सोना, एगेट, चर्ड, हाथी दांत और फाइनेंस से भी बने होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ समुद्र व्यापार था? तो किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? क्योंकि मेसोपोटामिया की मोहर मिली है और सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? लोथल से मिली है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल लोथल से मेसोपोटामिया के साथ का क्या था? व्यापारिक संबंध था। तो विकल्प 2 जो है वह आपका सही है, लोथल। व्याख्या देख लीजिएगा, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर नहीं भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है दायमाबाद। लेकिन यह दक्षिण में ही पड़ेगा, लेकिन दक्षिणी नहीं कहा है, सबसे दक्षिणी नहीं है। ठीक है। जो गुजरात के भाल क्षेत्र में, गुजरात के भील से ही भाल मतलब खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र को भाल कहा जाता है। ठीक है। स्थल से खुदाई की गई कलाकृतियों और शस्त्रों के आधार पर पुरातत्वविदों को मानना है कि शहर के मेसोपोटामिया साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी किस नदी पर स्थित थी? नील नदी पर, दजला नदी पर, फरात नदी पर। तो 2 और 3 मतलब दजला और फरात नदी पर, दोनों नदियों पर सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दजला और फरात। ठीक है। फरात को यूफ्रेटाइटिस भी कहा जाता है, यूफ्रेटाइटिस। ठीक है। और दजला को क्या कहा जाएगा? टिग्रिस। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता टाइग्रिस या यूफ्रेटस नदी के तट पर आधारित था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी, मिस्र और चीनी जैसी सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया सभ्यता दक्षिणी पश्चिमी एशिया का एक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ जो फर्टाइल क्रिसेंट मतलब पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। तो पश्चिमी एशिया का हिस्सा मतलब कि मेसोपोटामिया से ही मतलब है पश्चिमी एशिया का हिस्सा। मतलब मानव इतिहास का कौन सा मोड़, मानव इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ मतलब मानव इतिहास का वह महत्वपूर्ण युग जो पश्चिमी एशिया से संबंधित हो। तो होमोसेपियंस की उत्पत्ति तो अफ्रीका से हुई थी। लोहे की शुरुआत तो भारत से हुआ था। ईसाई धर्म का उदय तो यूरोप से हुआ था। तो खेती की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, पश्चिमी एशिया से। विकल्प 2 जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए इस तरह का ही प्रश्न मैं दे रहा हूँ, देने की प्रयास देने का कोशिश करूंगा मैं आप लोग को। 2500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, और यह बात आप जान लीजिए, रगड़ लीजिए अच्छे तरीका से। और जो भी मैं सीरीज दे रहा हूँ ऐसी बात नहीं है जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, जैसे लोग मोबाइल नंबर देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आलू खरीद रहे हैं क्या, आलू खरीद रहे हैं कि प्याज खरीद रहे हैं कि 200 400 500, समझना चाहिए ना। मैं कैंसिलेशन तो कर ही देता हूँ, अगर कोई जरूरत रहता है तो मैं कर देता हूँ, उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सीमा होती है। ऐसी बात नहीं, मैं मजबूरी नहीं समझता हूँ कि अगर कोई कह देता है तो भी डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन क्या कहा जाए। कभी सभ्यता का पालना माना जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सभ्यता का पालना माना जाता था मध्य एशिया को सभ्यता का पालना माना जाता था। टाइग्रिस और यूफ्रेटस नील नदियों के बीच उपजाऊ क्रिसेंट का स्थान एक बार धन की प्रचुरता का कारण था। ये उपजाऊ स्थान था। ठीक है। अब उन संसाधनों की कमी ने मध्य पूर्व में संघर्ष को जन्म दिया। अपनी समृद्ध मिट्टी के लिए नामित उपजाऊ वर्तमान, जिसे अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है मध्य एशिया को। ठीक है। इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पानी की पहुंच के कारण
क्योंकि यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब मध्य एशिया का ही तो क्षेत्र था। इसके बारे में तो छोड़ी ये सब बात है, ठीक है। अब यह क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सभ्यताएं नदी तटों पर विकसित हुई थी। कथन है कि प्राचीन सभ्यताएं नदी के तटों पर विकसित हुई थी। कारण है प्रारंभिक मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ये बताइए, प्राचीन सभ्यताएं नदी के तट पर विकसित हुई थी, तो आज भी देखिए ना, आज भी देखिए जितने भी नगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, नदियों के किनारे विकसित है ना। तो ऐसा क्या हुआ था कि नदियों के किनारे ही नगर विकसित होते थे? भाई नदियां जो थी, वो नदियों का जो तट था वो उपजाऊ था, वहां पर कृषि कार्य होता था। नदी का जो तट था वह आवागमन परिवहन का साधन उत्पन्न कराता था। नदी का जो तट था वह बहुत कुछ मतलब कि जल के लिए सिंचाई का साधन था, ठीक है। इसलिए देखिए प्रयागराज गंगा नदी किनारे है, आगरा जमुना नदी किनारे है, दिल्ली जमुना नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। जितना भी बड़ा बड़ा शहर है वो नदियों के किनारे ही है। और यही सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी बड़े बड़े नगर थे वह किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुए थे। मतलब नदियां जो हैं वह संसाधन का स्रोत है। देखिए प्राचीन सभ्यताएं नदी तटों पर विकसित हुई थी। क्या कारण क्या है? प्रारंभिक मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। तो ये ठीक है कि प्रारंभिक मनुष्य का जो था प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। और नदियों के तट पर जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, वहां कृषि कार्य होता था। नदियों से सिंचाई के लिए जल भी मिल जाता था, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियमित नदी बाढ़ ने तटों के आसपास की मिट्टी को उपजाऊ बना दिया था, और नदियां फसलों की सिंचाई के लिए ताजा पानी भी प्रदान कर सकती थी। प्रारंभिक मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था, लेकिन कृषि केवल नदी तटों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पहाड़ों, अर्धशुष्क क्षेत्रों, नदियों से दूर स्थानों पर भी की जाती थी। इसके अलावा नदियां पहली सभ्यताओं के लिए आकर्षक स्थान थी, क्योंकि वो पीने के पानी को निरंतर आपूर्ति प्रदान करती थी। इसके अलावा सामान और मछली पकड़ सकते थे, मतलब कई काम धंधे आदि हो जाते थे नदियों के किनारे, ठीक है। अब हम लोग शार्ट टेस्ट देखेंगे। शॉर्ट टेस्ट, ठीक है। मेसोपोटामिया की मुहर कहाँ से मिली है? तो मेसोपोटामिया की मुहर कहाँ से मिली है? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, बरावली। तो मेसोपोटामिया की मुहर कहाँ से मिली है? मेसोपोटामिया की जो मुहर मिली है वो लोथल से मिली है, ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, उर नामक देवता कौन थे? उर नामक देवता कौन थे? उर नामक जो देवता थे वो कौन थे? सूर्य थे, चंद्रमा थे, इंद्र थे, प्लेटो थे। तो वह चंद्रमा थे। उर जो थे, उर नामक जो देवता थे वह चंद्रमा थे, ठीक है। और इन नाना जो थी वह प्रेम और युद्ध की देवी थी। प्रेम और युद्ध की देवी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, मेसोपोटामिया में कहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी? मतलब मेसोपोटामिया में किस नगर की जो सड़क थी वह टेढ़ी मेढ़ी थी, गलियां पतली थी, और जल निकासी का अभाव था। ये सब विशेषताएं किस नगर की थी? उर, उरुक, मारी या कोई नहीं? तो उर नगर की विशेषता थी। उर नगर में जो गलियां थी टेढ़ी मेढ़ी थी, सकरी थी, ठीक है। जल संसाधन का भी अभाव था उर नगर में। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ पर एक राजमहल मिला है? मेसोपोटामिया में कहाँ पर राजमहल मिला है? उर, उरुक और मारी, ठीक है। तो कहाँ पर राजमहल मिला है? तो मारी में। मारी में क्या मिला है? मारी सिंधु घाटी से मारी जो था मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जहाँ राजमहल मिला है, ठीक है। क्योंकि मारी जो था वह शाही राजधानी वाला क्षेत्र था, शाही राजधानी वाला क्षेत्र था मारी, ठीक है, मारी नगर। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बीपीएससी पीजीटी के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी भी कोर्स के लिए
ठीक है। यह 1 ईयर का पूरा कोर्स है, लेकिन बीपीएससी पीजीटी में मार्च में ही कंप्लीट करा दूंगा। बीपीएससी पीजीटी में जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारा पीपीटी नोट्स दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा टेस्ट सीरीज दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा लेक्चर्स वीडियो दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा वन लाइनर सीरीज दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। लेकिन यह जो आपका कोर्स रहेगा 1499 रुपए का, यह कोर्स है, यह 1 ईयर का है, जिसमें यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 वर्ष तक पीजीटी, टीजीटी, एलटीग्रेड सबकी तैयारी में कराऊंगा इसी फीस में, ठीक है। तो ये हम मत सोचिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 1499 बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ इसी कोर्स के लिए नहीं है भाई, ठीक है। एबिलिटी आपकी खत्म नहीं हो रही है, 1 ईयर की रहेगी और बाकी सभी कोर्स का रहेगा। और मैं 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी मैं कंप्लीट कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को। जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं 8318397277, ठीक है। और यह भी मैं बता दूं, पूरे यूट्यूब पर इससे बढ़िया बेहतरीन नोट्स कोई नहीं उपलब्ध करा देगा, इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज कोई नहीं उपलब्ध करा पाएगा, जो टेस्ट सीरीज मैं दे रहा हूँ, जो नोट्स मैं दे दूंगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को।